हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस यानी विज्ञान का पहला चैप्टर को अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर है। तो चलिए आज इसका हम लोग अध्ययन कर लेंगे। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। चलिए देखते हैं। बोल रहा है, आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब, मतलब बोल रहा है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। बोल रहा है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। जैसे गर्मी के दिनों में अगर कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या उसमें क्या परिवर्तन होता है, यह बोल रहा है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। और अंगूर का किण्वन हो जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। भोजन को पकाया जाता है। इन सभी चीज़ों को अपने दैनिक जीवन के परिस्थितियों पर ध्यान देने के लिए और विचार करने के लिए बोला जा रहा है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में क्या हो रहा है, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति या तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाता है। जैसे कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध क्या होता है, फट जाता है। यानी उसका वास्तविक जो शुरू का जो प्रारंभिक रूप था वह कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जो पदार्थ होता है उनके पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक भौतिक तथा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, दो पदार्थ का दो गुणधर्म होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसका हम पिछले कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। क्लास 9th में ही पढ़ना था इसके बारे में। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया उसमें हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। आप शायद बोला जा रहा है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करके देखते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप 1.1 को देखते हैं। क्रियाकलाप 1.1 में बोला जा रहा है सावधानी। इस क्रियाकलाप को करने के लिए क्या करना है, सावधानी बरतना है। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए आंखों पर चश्मा लगा ले तो और अच्छा है। बोला जा रहा है कि इस क्रियाकलाप को जब भी आप करें उस समय कोई ना कोई एक शिक्षक हो और साथ ही साथ आंखों के सुरक्षा के लिए आप चश्मा पहन लें। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। बोला जा रहा है कि 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को लेना है और उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इस चिमटे से पकड़कर और इसे चिमटे से पकड़कर किसे, मैग्नीशियम रिबन को स्प्रिट लैंप या बर्नर में इसका दहन करना है। मतलब इस जो मैग्नीशियम रिबन है उसको सबसे पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना है। उसके बाद बर्नर पर या स्प्रिट लैंप पर उसको दहन करना है यानी जलाना है। इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। इसको जब जलाएंगे तो अपनी आंखों से क्या करना है, दूर रखना है, जो कि इस चित्र
इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये जो है मैग्नीशियम रिबन है। इसको सबसे पहले साफ किया गया, उसके बाद इसको दहन कराया जा रहा है। दहन कराया जाएगा। दहन कराने के बाद यह क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण में बदल जाता है, चूर्ण बना लेता है। तो इसी क्रियाकलाप को करने के लिए बोला गया था। अब देखिए आगे क्या होता है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है वह चमकदार श्वेत लौ मतलब पूरा चमकदार श्वेत लौ के साथ रिबन दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को आग के साथ जलाया जाता है तो वह श्वेत प्रकाश के साथ दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वह क्या होता है, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। और वो क्यों बनता है, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच अभिक्रिया होने के कारण यह बनता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया है, निर्माण कर चुका है। अब चलिए अगला क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 1.2 इसमें बोल रहा है कि एक प्रखनली में लेड, सीसा या नाइट्रेट का घोल लेना है। एक प्रखनली लेना है, उसमें लेड यानी सीसा का घोल लेना है, पीबी सीसा का घोल लेना है। इसमें पोटेशियम को मिला दीजिए। आपने प्रेक्षण किया, क्या मिला, तो इससे क्या मिला, तो एक सौकाकार प्लस या कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोलिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। जैसे इस चित्र से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चित्र है, इससे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इसमें एक मिनट, चित्र में देख पा रहे होंगे, चित्र दिखाते हैं अभी थोड़ा सा कुछ। यही चित्र है। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का चूर्ण लिया गया है, दानेदार जस्ता लिया गया है और इस तरह से इस अभिक्रिया को दर्शाया गया है। चलिए और अब आगे देखते हैं। जो ऊपर अभी चित्र देखे, ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यह किन कारणों से हमें पता चलता है, तो उसके अवस्था, उनकी अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस या उत्सर्जन, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। इन कारणों से हम पता कर सकते हैं अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस निष्कासन या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो जैसे इन सभी परिवर्तन से पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। यह जो
पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होगा उसका प्रतीक क्या होता है, उन सभी का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे हाइड्रोजन, जैसे में हाइड्रोजन इसमें बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। जैसे हाइड्रोजन, जैसे में हाइड्रोजन जो है यह रासायनिक अभिक्रिया का भाग लेने वाला तत्व है, तो इसका प्रतीकात्मक क्या हो जाएगा, तो H। हाइड्रोजन का होता है H2 हाइड्रोजन। तो इन्हीं तरह से हमको सबका प्रतीकात्मक निरूपण का भी अध्ययन करेंगे। अब अगला टॉपिक आ जाता है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेंगे। तो क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हम लोग क्रियाकलाप 1 में क्या देखते थे कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन कराया गया तो वह क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। उसको वाक्य के रूप में जब लिखेंगे तो वह क्या हो जाता है, उसका विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। जैसे रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो उसको शब्द समीकरण में सबसे पहले लिख लेंगे। तो शब्द समीकरण क्या हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। अब थोड़ा सा ऊपर रोल करते हैं और इसको अच्छी तरह से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब इधर जो होता है एरो के बाईं ओर जो होता है, एरो के जो बाईं ओर होता है वो होता है अभिकारक। इसको बोला जाता है अभिकारक। बाईं ओर होता है अभिकारक। अब इसको LHS भी बोला जाता है। और दाईं ओर जो होता है उसको उत्पाद और RHS, राइट हैंड साइड, RHS भी बोला जाता है, इधर LHS भी बोला जाता है। अब इससे निष्कर्षण क्या निकलता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। अब देखेंगे इसमें क्या बोला जा रहा है कि अभिक्रिया 1.1 में जो ऊपर दिया गया है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इससे पीछे हम लोग क्या पढ़े थे कि जब रासायनिक परिवर्तन हम लोग को दिखा देगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि यह इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसमें किस में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। अभी जस्ट हम इस वीडियो में हम लोग अभी जस्ट रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे अगला वीडियो जो आएगा उसमें सब डीपली बताया जाएगा, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इस कैसे इन सभी का परिभाषा क्या होता है, पूरा डीपली बोर्ड के माध्यम से हम समझा देंगे। अभी केवल हम लोग बुक को रीड कर रहे हैं। चलिए और आगे जानते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जो शब्द समीकरण होता है उनके अभिकारक और उत्पादों में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे समीकरण में ऊपर तीर का निशान, यहाँ पे तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है अभिकारक और उत्पाद को। चलिए और आगे देखते हैं। अभिकारकों के बीच उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है, प्लस के साथ लगाकर उन्हें बाईं ओर क्या लिखा जाता है, बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है।
तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समीकरण जो होते हैं उनको प्लस के साथ बाईं ओर जब लिखते हैं तो LHS कहा जाता है, और प्लस के साथ दाईं ओर जब लिखते हैं उसको RHS कहा जाता है। और जो तीर का निशान होता है वह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अगला देखेंगे हम लोग अब अगला देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? जो रासायनिक समीकरण होता है उसका निरूपण की इससे भी क्या संक्षिप्त विधि है? तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनके शब्दों के जगह पे उनके सूत्र, रासायनिक सूत्र का उपयोग करके, उनके प्रतीक को उपयोग करके और उपयोगी, संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। जो रासायनिक समीकरण होता है किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया को ही दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें, जो ऊपर क्रियाकलाप दिया गया था उसको जब याद करेंगे तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है M2, और जो निर्माण किया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका रासायनिक सूत्र होता है MgO। तो इससे क्या बोला गया है कि संक्षिप्त और क्या शब्दों की जगह पे और कुछ लिखकर इसको और आसानी से उपयोगी बनाया जा सकता है। तो यस, शब्दों के जगह पे क्या लिख सकते हैं? रासायनिक सूत्र के माध्यम से इसे और ही अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है। चलिए और आगे देखते हैं। अब इसमें देखेंगे तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब बोला जा रहा है, इससे तो संक्षिप्त हो गया। अब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या देखते हैं। तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। अगर दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या, अगर इधर भी परमाणुओं की संख्या इधर भी परमाणुओं की संख्या समान है तो समीकरण संतुलित। अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है तो समीकरण संतुलित है। अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर की द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? द्रव्यमान बराबर नहीं होगा, परमाणुओं का द्रव्यमान इधर भी और तीर के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ समान होना चाहिए। अगर ऐसा रासायनिक अभिक्रिया का ढांचा है तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम में वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। अब आगे देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है, उसका महत्व क्या है। तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसको आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। जिसे 9वीं कक्षा में हम लोग को पढ़ना था द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जो कि आप लोग कक्षा 9th में पढ़ चुके होंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसका जो द्रव्यमान होगा, भार होगा, ना तो निर्माण होगा और ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उनमें अभिकारकों के द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान दोनों हमेशा बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले और उसके बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। आइए अब रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखे। अब इसमें
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाया जा रहा है। अभी अगर यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग बुक को रीड कर रहे हैं, इसके बाद और अच्छी तरह से हम संतुलित करना भी सिखाएंगे। क्रियाकलाप 1.3 में देखा जा सकता है, जैसे जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, ये सभी दिए हुए हैं। जिंक सल्फेट, उपरोक्त सब समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जाता है। जिंक का रासायनिक सूत्र होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4, हाइड्रोजन का होता है H2O। तो इनको उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा लिख लिया गया है। अब इसको आइए समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या का तुलना करते हैं। अब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या का तुलना किया जाएगा। अब देखें, बाईं ओर तत्व क्या क्या है, Zn है, H है, S है, O है। यह LHS पक्ष है, ये RHS पक्ष है। Zn LHS में परमाणुओं की संख्या 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन का इधर परमाणु संख्या 2 है, इधर भी 2 है। S का इधर 1 है, इधर भी 1 है। O का इधर 4 है, इधर भी 4 है। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। तो यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब देखते हैं आगे, बोला जा रहा है कि तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अभी जस्ट बताया कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होगा तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे, जैसे ये Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2O 1.4 का जो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि चरण रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लिया जाता है। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। बोला जा रहा है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए चारों तरफ सबसे पहले हम लोग बॉक्स का निर्माण करते हैं, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर आपको यहाँ अच्छी तरह से संतुलित करने नहीं समझ में आ रहा है तो बोर्ड पे मैं बताऊंगा, ये अभी हम लोग रीड कर रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए हम लोग बोर्ड पे देख लेंगे इसको। उसके बाद रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है, उसके बाद आता है दूसरा चरण में हम लोग देखेंगे। असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं। सबसे पहले जो समीकरण में तत्व उपस्थित है उसकी सबसे पहले सूची बनाते हैं। Fe का अभिकारक की तरफ परमाणु संख्या 1 है, इधर 3 है, यहाँ पे 2 है, इधर 2 है, 1 है, 4 है। तो यह संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, चरण 3 देखते हैं इसमें क्या किया जाएगा। तो शुद्धता के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। शुद्धता के लिए मतलब अपने आवश्यकता अनुसार उसको आसानी से संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ज़्यादा जिसका परमाणु वाले यौगिक होते हैं उसको हम लोग अति करते हैं। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। इस आधार पर Fe3O4 उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु जबकि बाईं ओर केवल 1 है। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है जबकि बाईं ओर केवल 1 है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो प्रारंभ में इस तरह से कर देंगे, इधर उत्पाद में इस तरह से, इधर 1 4 हो गया, इधर 4 हो गया। अब इसको आगे देखते हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए
हम अभिक्रिया में शामिल तत्व तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं। 4 गुणांक लगा सकते हैं, गुना में लगा सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं, इस टाइप से नहीं लिख सकते। इस टाइप से हम नहीं लिख सकते, इस टाइप से नहीं लिख सकते, लेकिन इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आंशिक रूप से असंतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। जो संतुलित समीकरण होगा वह इस प्रकार लिखा जाएगा। Fe इधर एक है, Fe भी है, 4H2O है। ये देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है तो 2, और ऑक्सीजन है 4, 2 यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन 2 है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब चरण 4 में क्या बोल रहे हैं, Fe तथा H परमाणु अब संतुलित नहीं है। इनमें से किसी तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। वास्तविक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। मतलब इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित करने के लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है, जो कि हम बोर्ड के माध्यम से आपको अच्छी तरह से बताएंगे। चरण 5 में बोला जा रहा है कि ऊपर दिए गए समीकरण, जो यह समीकरण है, उसका तीसरा तत्व चुन लीजिए और अब तक संतुलित आप पाएंगे केवल लोहा ही तत्व है जिसमें संतुलित करना शेष रह गया। जो लोहा है Fe है, केवल अब इसको करना है। तो यह भी Fe को संतुलित करने के लिए 3 परमाणु लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। अंत में संतुलित हो चुका है। दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है, अतः यह समीकरण अब क्या है, संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को ही हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण जो होता है उसके संतुलित करने का इस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक सब संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। आगे है 7वां चरण। इसमें बोल रहा है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण सावधानी से जांच कीजिए। इस समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होना, इस समीकरण के उनकी भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं है। जो यह समीकरण है इसमें कौन किस अवस्था में यह जानकारी नहीं है, तो इसको भौतिक अवस्था को भी दर्शाना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो देखें भौतिक अवस्था को कैसे दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जो रासायनिक समीकरण होता है अधिक सूचनापूर्ण, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए क्या किया जाता है, उसका अवस्था को भी लिखा जाता है। अभिकारक तथा उत्पादों के गैस, द्रव्य, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः GL दर्शाया जाता है। गैस को G से दर्शाया जाता है, द्रव को L से दर्शाया जाता है, और जलीय को AQ से दर्शाया जाता है, और ठोस को H से दर्शाया जाता है। इस तरह से भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। जैसे इस समीकरण में आप देख पा रहे होंगे, इस समीकरण में Fe को S कर दिया गया है, यानी सॉलिड। इसको गैसीय अवस्था, इसका S, इसका G। तो ध्यान दीजिए इसमें H2O जो है G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि अभिक्रिया जल का उपयोग भाप के रूप में कर रहा है। जो जल है G, for H2O को G से दर्शाया गया था। यह जो H2 है वह जल के उपयोग भाप के रूप में किया जा रहा है। प्राय हर रासायनिक समीकरण के भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि यह आवश्यक ना हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर, नीचे या दर्शाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि तीर के ऊपर रखना दर्शाया जाता है
कि यह रासायनिक अभिक्रिया में इतना टेम्परेचर है, सूर्य का प्रकाश है, इस टाइप से उसके तीर के ऊपर या नीचे भी दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न दे दिया है, प्रश्न दिया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इन सभी का हम बोर्ड पे अच्छे से आंसर देंगे, लेकिन अभी हम समझा दे रहे हैं कि क्यों जलाया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि उस पर जो परत चढ़ा होता है वह उसे दहन होने से रोकता है, तो उसको परत को साफ कर लेते हैं जिससे आसानी से दहन हो सके। तो इसके लिए आपको अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। जो रासायनिक क्रिया होता है उसमें एक तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने के नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय इसी क्लास के अध्याय 3 एवं 4 के अध्याय में करेंगे। 3 चैप्टर और 4 चैप्टर में हम लोग इसका डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे। अब पहला समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोज, इससे पता चल रहा है कि इसमें जुड़ना, संयोग मतलब होता है जुड़ना, इससे ही पता चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा, यानी संयोग का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना, इस टाइप से होता है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे क्रियाकलाप में दे दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जो है कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO और जल का सूत्र होता है H2O, और यह बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ऊष्मा भी निकलता है। यह बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया किया गया तो वह बुझा हुआ चूना बन गया। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक एक 2 या 2 से अधिक, तो 2 मिलकर एक का निर्माण किया, एक उत्पाद का निर्माण किया, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब आगे देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। जैसे कोयले के साथ दहन किया जाएगा तो C+O2 CO2 2 मिलकर एक बना दिया। H2 तथा O2 से जल का निर्माण, तो एक 2 मिलकर एक बना दिया। ये सब संयोग कर ये एक उत्पाद बना दे रहा है। तो सरल शब्दों में इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको सरल भाषा में बोला जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जिसमें अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, ऊष्मा भी निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या है, यह सूत्र है। तो इसमें क्या होता है, CH4 और इसको जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो इसके साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। इसी प्रकार की क्रिया होता है हमारे श्वसन के लिए। श्वसन जो है, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जो ऊर्जा है वह हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ, जो पाचन क्रिया होता है उस समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। इन
इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है आपस में टूटकर ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जो ग्लूकोज होता है वो शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। तो इसलिए ये प्रश्न आता है कि श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो इन्हीं कारणों से उसको भी कहा जाता है। अब आगे देखेंगे इसमें, जैसे ग्लूकोज 6O2 इस तरह से ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। तो यह ऊर्जा हमें प्रदान करती है, जिससे हमें कार्य करने की या शक्ति मिलती है। आगे देखेंगे, साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है। उसका कंपोस्ट बनना भी ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 में आप देख पा रहे होंगे, जैसे इस चित्र है इसमें आप देख पा रहे हो। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, जैसे 2FeSO4 उष्मा के साथ जब इसको ऑक्सीजन कराएंगे तो फेरिक ऑक्साइड के साथ यह निर्माण करेगा। आप देख पा रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट Fe का क्रिस्टल जल त्याग देता है और यह क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसका उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से देख पा रहे होंगे, जैसे इनके अनेक उपयोगों में से उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो इसमें एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से, जैसे चूना पत्थर टूटा तो बुझा हुआ चूना बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, कार्बन ऑक्साइड बना दिया। तो इस प्रकार से एक टूटकर एक से अधिक का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के एक उदाहरण के लिए क्रियाकलाप दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप देख के भूरे रंग के धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। जो यह अभिक्रिया है यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं यह अभिक्रिया में निकलता है। आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। यह क्यों होता है, तो वियोजन अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है। सूर्य के प्रकाश के साथ जब इसका सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है और यह सिल्वर क्लोराइड और क्लोरीन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड में भी इसी तरह से अभिक्रिया होता है। अब देखेंगे, इसमें ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो किया जाता है उसमें इस अभिक्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया के अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा
अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया को ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होता है, ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए वियोजन का भी एक क्वेश्चन बनता है कि वियोजन अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए इसे कहा जाता है। अब आगे देखेंगे, ये कुछ प्रश्न दिए हैं कि किसी पदार्थ, इसको आगे देखेंगे बोर्ड पे हम लोग अच्छी तरह से। यहाँ पे लोहे के कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। अब देख पा रहे होंगे यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट से विलय विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब उसके बाद तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जैसे Fe जो है कॉपर को हटाकर कॉपर के जगह पर हो गया, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह विस्थापन अभिक्रिया करती है। मतलब ज़्यादा ताकतवर है इससे Cu से, तो Cu को हटाकर उसके जगह पे अपने आप को रख लेता है। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है कम क्रियाशील तत्व को हटाकर विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अब विस्थापन अभिक्रिया के ही कुछ और उदाहरण देख लेंगे। तो इस तरह है विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, जैसे Zn CuSO4 ZnSO4 Cu। जो Zn है Cu को हटा दिया और खुद उसके जगह पे चला गया। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। अभी बताएं कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व जो होता है वे कम क्रियाशील तत्व यौगिक को विस्थापित कर देता है, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब आगे देखेंगे, उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया आप देखेंगे कि जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया है, आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आप सूत्र देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है N2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रासायनिक समीकरण करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो Ba का जो आयन है उसकी अभिक्रिया Ba से के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच जिसमें अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए सबसे आसान भाषा हो जाता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके बीच अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान किया जाता है यह होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। तो इसमें देख यह जो कॉपर ऑक्साइड है यह ऑक्सीजन के योग से बना है। यदि इस गर्म पदार्थ Cu के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परतें भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। यह जो कॉपर है यह भूरे रंग की होती है क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है, प्राप्त होती है। अब देखेंगे आगे। अब इस अभिक्रिया में देखेंगे तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पदार्थ
समय ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो हम कहेंगे कि उपचयन हुआ, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका अपचयन हुआ, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जब ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो उपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए इसमें देख पा रहे होंगे अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। कॉपर ऑक्साइड में जो है इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो इसको क्या बोल दिया गया, अपचयन अभिक्रिया। इसको बोल दिया गया अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, जैसे हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो इसको क्या बोला जाए, उपचयित अभिक्रिया। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन उपचयन जान के, अब दोनों जो होता है एक ही अभिक्रिया में उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम लोग जान के, जैसे उदाहरण के लिए रेडॉक्स अभिक्रिया के यह भी सूत्र है, जैसे ZnO प्लस C ZnCO, इस टाइप से रेडॉक्स अभिक्रिया होते हैं। उसके बाद है संक्षारण। उसके बाद है आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा होगा। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातु में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि संपर्क में आती है तो यह संक्षारित होती है। संक्षारित होती है मतलब नमी, वायु, आर्द्रता के संपर्क में कोई भी लोहा या सामग्री आता है तो वह क्या होता है, संक्षारित हो जाता है, उस पर लालिमा युक्त जंग लगना शुरू हो जाता है और इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर वाली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। संक्षारण क्या है, तो किसी भी लोहे से बना सामग्री या वस्तु जो वायु, नमी, आर्द्रता के संपर्क में आकर उस पर क्या होता है, एक परत जम जाता है, लालिमा युक्त परत जम जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कार्य के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। इससे बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे में बदलने हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी मिलेंगे। जो अध्याय 3 है उसमें हम इसके बारे में और डीपली जानकारी लेंगे। उसके बाद है विकृत गंधिता। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो। तो विकृत गंधिता क्या होता है, तो विकृत गंधिता होता है जब किसी वसा युक्त तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उसका स्वाद चेंज होता है, उसमें कुछ अजीब तरह से गंध आने लगते हैं, तो उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। जो चिप्स होता है, जो कुरकुरे वगैरह ये सब का चिप्स जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वह उपचयित ना हो। फिर है जब लोहे के किल को कॉपर सल्फेट में, तो इस सब प्रश्न को भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यह है कुछ जो प्रश्न वाले अभ्यास है इनके बारे में हम सब डीपली जानेंगे। अब ये जो है अभ्यास के क्वेश्चन है इन सब को भी हम लोग बोर्ड पे करेंगे और PDF के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर
आप लोग को समझ में आया, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।